लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं विपिन सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आप लोगों को एसएसटी की क्लास ले रहा हूं और एक तरफ से आपको पूरी एसएसटी अच्छे ढंग से बताऊंगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को जो मैं जितनी भी इसमें चीजें बताऊंगा, जो भी आज का स्ट्रेटेजी हम बताऊंगा एक तरफ से एसएसटी में पढ़ाने का, वो सारी प्रोसेस मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो आप लोग पूरा अंत तक बने रहिए ताकि हम उन चीजों को बता सकूं और आप उन चीजों को जान सकें जिनके माध्यम से आप अपने आगामी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है, आगामी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएं। और काफी बच्चों का ये भय या डर रहता है कि जो है एसएसटी का पेपर कैसे करेंगे, एसएसटी का क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से पूछता है, मेन उसका क्वेश्चन क्या है, जो हर साल कई बार रिपीट करिए किया जाता है या मतलब बार बार पूछा जाता है, कैसे करेंगे। वो सारी कहते हैं ना कि एक तरफ से टेंशन पूर्ण रूप से छोड़ दूं। क्यों छोड़ने की बात करें, क्योंकि हम एसएसटी आपको उस लेवल तक का उस तरीके से पढ़ा देने वाला हूं जिससे पढ़कर आप लोग बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा कहते हैं ना कि सारी क्वेश्चन यहीं से फंसने वाली है। बस जितनी वीडियोस और जितनी चीजें आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उन्हें प्रॉपर ढंग से पढ़ते हुए चले जाइएगा, ठीक है। आज का हमारा जैसे कि एक तरफ से एसएसटी का यानी सामाजिक विज्ञान का जो लेक्चर है वो पहला ही होने वाला है, जिसमें मैं आपको कुछ सिलेबस डिस्कस करूंगा और साथ साथ में पहले चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि भाई समय अनुसार मुझे हर चीज को कवर करना है, तो मुझे इस तरीके से हर एक क्लास को लेकर चलना होगा। मैं ज्यादा चीजें नहीं मतलब करूंगा, जैसे बहुत बड़ा क्लासेस नहीं रखूंगा, मिनिमम जो भी हमारे पास क्लास इतना रहने वाला है, इस करने के बाद आगे भी प्रोसेस मैं अभी बताऊंगा कैसे कैसे क्लास होने वाली, कितनी क्लासेस लगने वाली है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं सिलेबस पढ़ बता देता हूं ताकि ये आपको पता रहे कि हमारे सामाजिक विज्ञान में सिलेबस क्या है और प्रत्येक चैप्टर को मैं किस तरीके से पढ़ूं ताकि हमारे एग्जाम से पहले मैं उसको पूरा अच्छे से पढ़ भी जाऊं, साथ साथ में उसका रिवीजन भी कर जाऊं, टेस्ट सीरीज भी लगा लूं और सब कुछ कर लूं। ठीक है, सब कुछ कर लेते हैं। तो चलिए भाई, बिना समय गवाते हुए मैं थोड़ा सा प्रॉपर इस चीज पर ध्यान देता हूं, क्योंकि भाई ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि मैं आज ध्यान ना दूं तो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यारे रसगुल्लों को कोई नुकसान हो। तो जितने जितने रसगुल्ले हैं एक बार प्यारा सा थम्स अप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, ठीक है सभी लोग। और यहाँ पर देखिए इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास में आपको जो है टोटल 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। कितने नंबर का? 20 नंबर, तो छोड़ना नहीं है, ध्यान रहे 20 नंबर। अब चलिए इतिहास में उन चैप्टरों को देख ले कि कौन कौन से चैप्टर हैं। इतिहास में आपका टोटल जो है 5 चैप्टर है भाई। कौन कौन से? जैसे आप देख रहे हैं खंडहर में घटनाएं और विकास प्रक्रियाएं, जिसमें आपको 2 चीजें मिल रहा है। एक होता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद। ये बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत सारे प्रश्न इसमें बहुत ज्यादा बनाता है, लगभग इसमें से ही आपको दोनों मिला के 7 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है इनमें से, इन दोनों में से। ठीक है, फिलहाल इतना जानिए कि 20 नंबर आपके इतिहास से आते हैं। चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, चैप्टर 2 है भारत में राष्ट्रवाद, खंड दूसरे में जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज, जो कि इसमें आपको अगर चैप्टर की बात कर ले भाई, 2 चैप्टर इसमें भी है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, दूसरा है औद्योगिकरण का युग। ये 2 चैप्टर इसमें बन रहा है। तीसरी नंबर देख पा रहे हैं खंड तीसरा में यहाँ पर है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। देखिए जो चीजें है वो बहुत अच्छा है, रोजाना की जिंदगी, कुछ संस्कृति और कुछ राजनीतिक के बारे में अध्ययन इसमें होंगे। नेक्स्ट है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। भाई मुद्रण संस्कृति आधुनिक दुनिया, इसमें यही है, मुद्रण संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, कुछ आधुनिक दुनियाओं के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो सारी प्रोसेस इसमें हम कर लेंगे। हाँ भाई, एक तो पॉइंट हम आपको बताएं, 5 नंबर का तो भैया यह बना देता है, 5 नंबर का तो भाई यह बना देता है।
15 नंबर इतिहास देता है, 5 नंबर, हालांकि वो मानचित्र भी इसी के अकॉर्डिंग में आता है, इसलिए इनको 20 नंबर रख दिया गया। ये 5 नंबर आपके मानचित्र आता है, जो कि मानचित्र आपका बहुत इजीली, मैं इसका वीडियो लेके आऊंगा, उसका पूरा प्रॉपर एकदम निचोड़ कर बता दूंगा। एक बार उस वीडियो को देखेंगे, फिर कभी कह नहीं पाएंगे कि भैया मुझे मानचित्र बना, मानचित्र में कौन सा देश किस जगह पर है, कहाँ है, कैसे दर्शाएंगे, सारी प्रोसेस आप जान जाएंगे बिल्कुल एकदम सटीक और एकदम ट्रिक के माध्यम से। ठीक है जी। दूसरा आ जाएंगे भूगोल। भूगोल भाई यहाँ पर भूगोल जो कि खंड अ में देख रहे हैं, यानी कि 1 में, और भूगोल से भी आपको कितने नंबर का प्रश्न बनाता है भाई, तो कहेंगे भाई 20 नंबर। तो 15 नंबर तो भूगोल के जो चैप्टर वो है उसमें से, अब 5 नंबर इसमें भी जो होता है वो मानचित्र दे देता है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पहला नंबर यहाँ से आ गया कि संसाधन एवं विकास। पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास, दूसरा है वन एवं वन्य जीव संसाधन, तीसरा है जल संसाधन, चौथा है कृषि। ध्यान रहे मैं इस पर ज्यादा इसको बताने नहीं चलूंगा, मैं टॉपिक को ये बता दे रहा हूँ कि आपका ये है, मैं इसे अभी गिनती करवा पूरी चीजें बताऊंगा। अभी देखिए यहाँ पर खंड 2 में देखिए 5वां 6वां 7वां टोटल 7 चैप्टर है। खनिज तथा ऊर्जा का संसाधन, विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और देखिए ये रहा मानचित्र। 5 नंबर मानचित्र पूछता है, तो ये 5 नंबर मानचित्र को यहाँ से कवर कर जाइएगा। ठीक है जी। ये रहा आपका भूगोल का ये टॉपिक, आई मीन ये चैप्टर्स। इन चैप्टर्स को हम क्लियर करते हुए चलेंगे एक एक करके। लोकतांत्रिक, यानी एक तरफ से हम कहें ये लोकतांत्रिक राजनीतिक होता है, जिसको हम एक तरफ से नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरिक शास्त्र। ठीक है, नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र में आपका देखिए खंड 1 में का दिया गया है सत्ता की साझेदारी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला तो चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। फिर संघवाद, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं संघवाद से। जात धर्म और लैंगिक मसले, जब ये आप लोग को लोकतांत्रिक बताया जाएगा तो इसमें ये आपको बताया जाएगा कि सत्ता की साझेदारी व संघवाद क्या है, जाति धर्म लैंगिक मसले क्या है, फिर यहाँ पर राजनीतिक दल क्या होता है, लोकतंत्र और परिणाम क्या होता है। 5 चैप्टर इसमें भी है प्रॉपर, इसको भी और बहुत अच्छे से हम इसमें आपको क्या क्या लेके जाऊंगा, इसमें से एमसीक्यू एक तरफ से बहुविकल्पी प्रश्न भी करवाऊंगा, और लॉन्ग शॉर्ट यानी कि अति का भी, लघु का भी और दीर्घ का भी। ठीक है, ये सारी प्रश्नों को हम एक एक करके बारी बारी से समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होंगी। ठीक है, आगे देख पा रहे हैं आर्थिक विकास की साझेदारी, जिसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। यानी कि आपका ये 4 ही, ऐसा कहते हैं ना सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी में ये 4 भाग पढ़ेंगे। कौन कौन से? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें आ गया विकास, यानी कि विकास के बारे में, और यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। फिर यहाँ पर मुद्रा और साख, मुद्रा और साख जो चैप्टर उसका पूरा एकदम अच्छे से बेसिक से लेकर पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम पूरा थ्योरी रहेगा भैया, पूरा एकदम थ्योरी रहेगा, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना ही रहेगा, थ्योरी पूरा अच्छे से समझाएंगे। लेकिन ध्यान ये रहने वाला है, मैं थोड़ा सा आगे बोलूंगा। ठीक है, ये अगला है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, और 5वां है उपभोक्ता अधिकार। तो ये तो भाई हमारे पास हो गया। अब इसके बाद तो हम विकल्पी प्रश्न हमको मिलेंगे। ये रहा आपका पूरा टोटल वह चैप्टर जो कि आप लोगों को डेली बेस पर पढ़ना है। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक हम पेज ले लेते हैं, यही वाला सही लग रहा है, थोड़ा इसी को ले लिया जाए। कि हमारे पास अगर हम सब चीजों को बात करें तो परीक्षा की, यदि परीक्षा की बात कर लें तो परीक्षा आपका ये 2 भागों में रहता है। जैसे जो परीक्षाएं होती है, एक जो कि पेपर आपका होता है, और यानी कि एक जो कि आपको एग्जाम देना है। ठीक है, एक आपको परीक्षा देना है, एग्जाम देने जाना है, और इससे आपको नंबर कितने मिलेंगे भाई? 70 नंबर का एग्जाम होगा,
तो ये 70 नंबर का एग्जाम मैं आपका करवाऊंगा। अब बाकी ये जो होता है ये प्रायोगिक परीक्षा होता है, जो कि एक तरफ से प्रैक्टिकल नहीं आप लोग पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल वाला वो चीजें हैं। इसमें आपको 30 नंबर का मार्क्स इसमें यहाँ से गेन हो जाता है। दोनों मिलाकर जो होता है वो कितना हो जाता है, 70 नंबर। ठीक है, सॉरी, दोनों मिलाकर कितना हो जाता है, 100 नंबर का। ठीक है, ये दोनों मिला के 100 नंबर का हो जाते हैं। हम आपके देखिए, ये तो आपको स्कूल की तरफ से मिलना ही मिलना है, ये तो तय है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 70 नंबर है मेरे भाई ना, इस 70 में से मैं आपको इतना बता दूं, सही से पढ़ लेंगे तो 65 प्लस स्कोर करेंगे। कितना स्कोर करेंगे, 65 प्लस स्कोर करेंगे। जो तरीका मैं बताऊंगा वह तरीका आजमाइएगा, दूसरा कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं ज्यादा अब इसको आगे ना बढ़ाते हुए अब हम चीजों को थोड़ा सा आपको बताते हुए चलें कि अब हम इस चीज को पढ़ाएंगे कैसे, आपको क्या चीजें हैं। अगर हम टोटल चैप्टर की बात भाई कर लें, तो अगर टोटल चैप्टर अगर गिन लिया जाए, यहाँ से टोटल गिन लिया, देखिए 5 यहाँ से हो गया, 5 यहाँ से, 7 यहाँ, 7 और 5 12 हो गए, 12 हो गए, 12 और 5 17 हो गए, और 17 और 5 22, यानी कि टोटल 22 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर्स हैं। अब भाई 22 चैप्टर को आप कैसे पढ़ेंगे, 22 चैप्टर को आप कैसे पढ़ेंगे, तो मैं हर एक चैप्टर को मिनिमम जो होता है ना कि 3 से 4 वीडियोस ये आपको देने वाला हूं। कितने वीडियोस, मिनिमम 3 से 4 वीडियोस। अगर हम 3 से 4 वीडियो आपको देते हैं, अगर पूरा ढंग के आप लोग अटेंड करते हैं, तो आपको ये 22 चैप्टर, अगर मान लीजिए कि अगर हम 4 का, एक का 4 लेक्चर दे रहे हैं, तो 4 गुणे 22 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 88। कितना हो जाएगा, 88, यानी कि टोटल 88 दिन। एक तरफ से आंकड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 3 मंथ, तकरीबन 3 मंथ, कितना मंथ भाई, 3 महीने का समय लग जाएगा। मान लीजिए कोई अगर बड़ा बड़ा, अगर बहुत बड़ा ऐसा कुछ आता है, तो मुझे कहीं ना कहीं उसको एक आध लेक्चर एक्स्ट्रा देना पड़ जाए, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, 88 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। सॉरी, हाँ 88 को, यानी कि आपका 22, यानी कि एक लेक्चर को जो है ना आपको, सॉरी, एक चैप्टर को अगर आप 4 में कर लेते हैं, 4 भाग में डिवाइड करके आप पढ़ लेते हैं, तो 88 लेक्चर आपके पास जाने वाला और 88 लेक्चर में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। अर्थात मैं सिंपल सा एक बात करता हूं, तो ये 88 लेक्चर छोटा छोटा लेक्चर है भाई, कोई इतना मत समझिएगा कि 4 घंटा 5 घंटा के लेक्चर देंगे, बहुत ज्यादा खींच के जाएगा, 30 से 35, 40, 45 मिनट, यही बहुत है, 1 घंटा खींच देगा, उससे क्या है, यही न रहने वाला है जी। तो अब इतना में आप लोग तो कर ही सकते हैं भाई, डेली अब से स्टार्ट कीजिए। आज मैं आपको डेट बता देता हूं, जिसे मैं इस वीडियो को आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मान लीजिए कल आपको ये वीडियो मिलने वाला है, यानी कि आप समझ लीजिए कि कल वो क्या कहते हैं, ये वीडियो आपको जो है, हाँ मान लीजिए कि विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख को है, 17 तारीख से आपको ये सारी वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी, आपको मिलते रहेंगे। अब 17 आप सभी चीजों को एक एक करके करेंगे अभी से, तो भाई आपके पास, हम अभी बता दें, आपके पास टोटल 5 महीने हैं, 5 मंथ है। और ये जरूरी नहीं है भाई, भाई हम जुटे 3 मंथ लेनी, 88 लेक्चर भी नहीं होगा, मिनिमम इसमें भी कम कर दीजिए, 80 लेक्चर में तो हम फाइनल मार देंगे भाई, एकदम उड़ा देंगे, धड़ाधड़ खत्म कर देंगे। हम लगता है एकदम कंटिन्यू ऐसे कराएंगे, इतना देर तो आप एकदम पूरा फाइनल मार देंगे। और ये ध्यान रहे, हम अभी जो है शेड्यूल इसका नहीं हुआ इस वीडियो में, तो अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे कि हमारी वीडियो कितने बजे आपको मिलेंगी। आप उतना बजे आप समय निकालिएगा और पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा, ये मैं आपसे कहूंगा। और अभी जो कि आप 17 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, 17 तारीख से अगर याद कर रहे हैं, तो छुट्टी देखिए भाई, इसमें तो ये भी जो छुट्टी वगैरह होती है, संडे वनडे की जैसे नहीं पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा इसको और कम कर देता हूं, क्योंकि ये तो मैं अभी का आंकड़ा लगा दिया कि अगर 1 का 4 हुआ तो ये रहने वाला है।
हम इसको मिनिमम एक को 3 लेक्चर में क्वालिफाई कर जाएंगे, जिसे जो सबसे बड़ा रहेगा वो जाएगा 4 में, सबसे बड़ा जो रहेगा 4 में, और 3 के करें तो 22 3 66 66। अब लगभग मान लीजिए कि हम इसको 2 से 2.5 महीने में एकदम फाइनल मार देंगे। 2 से 2.5 महीना आप बस हमको दीजिए, आप इसको फाइनल लेके जाइए, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँ। 5 महीना का दिन है, इसमें से मैं आधे आपसे ले रहा हूँ, 2.5 महीने का समय ले रहा हूँ, और 2.5 महीने का समय लेकर मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। फिर टेस्ट सीरीज में आपका करवाऊंगा, डेली बेस पे प्रैक्टिस करवाते रहूंगा, आपको वो चीजें समझाते रहूंगा, ताकि आप उसका रिवीजन करते रहिए। हम रिवीजन करवा देंगे, आपके एग्जाम तक आपका रिवीजन करा देंगे पूरा अच्छा से, सब कुछ फाइनली करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई है किसी के पास कोई दिक्कत? हमको लग रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है किसी को दिक्कत। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई बहुत छोटा चैप्टर है, जैसे मान लीजिए कुछ कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं, तो उनको मैं खींच खाच के एक ही वीडियो में या 2 वीडियो में फाइनल कर दूंगा, तो भाई और समय कम हो जाएंगे। लेकिन मैं एक आंकड़ा ले रहा हूं, एक मिनिमम आंकड़ा ले रहा हूं कि आपको 60 से 65 वीडियोस में पूरा फाइनल कर दिया जाएगा। खत्म बाबा, कोई दिक्कत? तो ये मेरी एक तरफ से एसएसटी को पढ़ाने का पूरा स्ट्रेटजी है। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, डेली बेस पे आपको क्लास दूंगा। अब आपकी मर्जी है कि आप समय से क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, चलिए जैसे भी आप देख रहे हैं, मतलब कि कुछ देर बाद देख रहे हैं या एग्जाम के कुछ दिन पहले से देखना शुरू कर रहे हैं। तो अगर एग्जाम से कुछ दिन पहले से देखेंगे तो भाई जो लोग, तो उन लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग थोड़ा समय देकर अच्छे ढंग से टोटल वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट इसका बनवा देंगे, प्लेलिस्ट में आप लोग को सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? तो भैया अब ये तो मैं आगे बढ़ूं, यहां से फाइनल हो गया, ठीक है? ये वाला पेज, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन आपका समझ, देखिए बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन आ गया। 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? आपका ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण या इटली का एकीकरण। यदि हम 1789 की बात करें भाई ना, तो 1789 सीधा मारेंगे किस पर? फ्रांस की क्रांति पर। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो मेरे भाई, दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया है? तो आपका पहला ऑप्शन है ग्यूसेपी गैरिबाल्डी के, या फिर विक्टर इमेनुएल द्वितीय में, या ऑटोवान बिस्मार्क में, या मेटरनिक में। तो ठीक है, आपके समक्ष देखिए बहुत प्यारा प्यारा है। अगर इटली की एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया है, तो आप सीधा ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, ग्यूसेपी गैरिबाल्डी, ग्यूसेपी गैरिबाल्डी। ठीक है, तो ये आप यहां से इतना कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? अरे भाई आपको दिक्कत नहीं है, आप बस खाली इतना बताइएगा। अभी तक मान लीजिए आप पहला चैप्टर तो पढ़ ही चुके हैं, ये पहले चैप्टर का, ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पहला चैप्टर है ना, पहले चैप्टर का ये। हम अन्य चैप्टर्स को लेकर नहीं आया हूं, हम आपका पहले चैप्टर आज ही से स्टार्ट कर दिया, जो कि एमसीक्यू यहाँ करवा दे रहे हैं। इसके अगले वीडियो में आपको थोड़ा 2-4 और एमसीक्यू हम इंक्लूड करवा देंगे, देख रहे हैं, और बाकी सब्जेक्ट ही चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब फाइनल मार दीजिए, गोली हो जाए। ठीक है जी। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र, हाँ, स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? चलिए, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो आप क्या बताएंगे? तो भाई यहाँ पर 1947 ईस्वी में, या 1948 ईस्वी में, या फिर 1957 ईस्वी में, या 1981 ईस्वी में। देखिए 1947, ये तो मान लीजिए ये तो है ही नहीं है, क्योंकि हमको बोल रहा है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो आप सीधा ऑप्शन किसको मारेंगे? तो आप कहेंगे 1948 ईस्वी में, जो कि 4 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था भाई? 4 फरवरी को। कभी कभी ये पूछेगा कि किस महीने में हुआ, तो कहेंगे फरवरी में, जो कि 4 तारीख था। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर कहेंगे जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन था, तो यहाँ पर देखिए विलियम प्रथम हो गया, नेपोलियन हो गया, फ्रांस हो गया, या इंग्लैंड हो गया।
तो अगर जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन था तो आप क्या बताएंगे, बताइए। प्रथम सम्राट कौन था तो आप क्या बताएंगे। देखिए ये चीज मैं बताऊंगा आपको, जितना क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं हर एक क्वेश्चंस को आप पूरा अच्छे से पहले तो जवाब दीजिए, क्योंकि जब जो व्यक्ति पहला चैप्टर पढ़ चुका है वो जवाब दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दे सकता है का मतलब ये कहेंगे कि आप जानते हैं तो दीजिए, यदि नहीं जानते हैं तो अच्छे से समझते हुए चलिए। जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन था तो कहेंगे भाई प्रथम सम्राट जो वो थे विलियम, ठीक है, विलियम प्रथम थे। कौन थे, विलियम प्रथम थे। नेक्स्ट, ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। भाई अभी अभी देखिए ऑटोमान बिस्मार्क का जो संबंध है वो जर्मनी से था। किससे था भाई, जर्मनी से था। जर्मनी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक, बार बार इधर आ रहे हैं, इधर है भाई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, अभी अभी हमने आपको बताया भाई, इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता। यदि कोई भूल गया तो कह देंगे भाई तुम तो महामूर्ख हो, मूर्खों का मूर्ख महामूर्ख। भाई 1789 ईस्वी। कब हुआ था, 1789 ईस्वी। देखिए तरीका बदल जाता है। जैसे उसने पूछा था पहला वाले में कि 1789 में इसमें से क्या था, तो ऑप्शन में आया था फ्रांस की क्रांति, तो वहां पर टिक मार के चले आए। लेकिन यहाँ पर फ्रांस की क्रांति हुई कब हुई, 1789 से। क्लियर है, कोई दिक्कत। देखिए पढ़ते इसका जवाब दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ कब, समाप्त हुआ 1914 से 1916 1918 1920। इसका जवाब दीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका जवाब आप अगर दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया से जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक बच्चे जवाब देंगे तो हमको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब मेरे भाई क्या होने वाला है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1918 ईस्वी में, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट पर आ जाते हैं आठवां। आठवां इसका क्या जवाब हो जाएगा, चलिए बताइए। आठवां, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था। तो भाई फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, तो आप इसमें से क्या बताएंगे, 1688 में या 1789 में या फिर 1815 में या 1830 में। तो भाई क्वेश्चन भले चाहे जैसा भी दे, फ्रांस की क्रांति ऐसा थोड़ी ना है कि वो फ्रांस की क्रांति 2-4 साल चला था। भाई जौन सन में हुआ था वह सन उसका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1789 बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस टाइप का देखिए ये प्रश्न भले घुमा दे, लेकिन कितने लोग कहेंगे कि हाँ हो सकता है 1 साल पहले आए, तो 1 साल पहले आएगा तो कहेंगे कौन, कहने नहीं ऐसा कुछ इसमें दिख भी नहीं रहा है। नहीं, कुछ लोग कहेंगे भाई हाई तो 1800 है, यानी कि हाई वाला ऑप्शन मारेंगे खट। तो कुछ लोग का ये गलतियां है होती हैं, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा कि ये कोई लंबे समय तक नहीं हुआ था, उसी सन में यानी कि 1789 में ही हुआ था, उसी में समाप्त भी हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है, किसी को कोई डाउट। 8 तक हो गया, 9वां प्रश्न पे आते हैं। पुनर्जागरण युग का आरंभ किस देश से हुआ था, किस, ठीक है, रोम से, इटली से, जर्मनी से, ब्रिटेन से। पुनर्जागरण जब भी पूछेगा तो आप इटली पे मार के चले आइएगा। ठीक है, पुनर्जागरण जब भी पूछेगा तो इटली पे मार के चले आइएगा। कोई दिक्कत है यहाँ से, कोई भी दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में। मैंने तो पहले बता दिया। देखिए कुछ चीजों को मैं थोड़ा सा स्पीड इसीलिए ले रहा हूं ताकि आप बस समझिए। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा जल्दी बता दिया, नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस चीज को पढ़ते समय पढ़िए, समझिए, जवाब दीजिए। कम से कम खुद फील कीजिए कि भाई मैं कितना पढ़ा हूँ, क्या क्या जान रहा हूँ, क्या नहीं जान रहा हूँ। तो ये सभी चीजें आपको जानना भी जरूरी होता है, तभी आप अपने ऊपर उतना मेहनत कर सकते हैं, उन चीजों को जानने का प्रयास कर सकते हैं। क्लियर है, तो बढ़ा जाए आगे, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते समय देखिए बहुत प्यारा सा एक और है, कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से था। पहला है जर्मनी, दूसरा है रूस, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है अमेरिका। तो बताइए इसका जो है कार्ल मार्क्स का संबंध किससे था, तो आप किसका बताएंगे, कार्ल मार्क्स का आप किसका बताएंगे। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, वैसे आपको बता दे रहा हूं, जानना तो यही है, जर्मनी के।
कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से था? तो वो था जर्मनी से। क्लियर है? चलिए अब आइए, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1817 में, 1818 में, कब हुई थी? तो आपको इसमें क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे? चलिए सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए बी सी डी कौन सा सही होगा? देखिए आप भले जैसा भी देख रहे हैं, अगर मतलब कि अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, चाहे कभी भी देख रहे हैं, जब मैं इसका जवाब मांग रहा हूं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, फटाक से लिखिए, उसके बाद अंतिम में मिला लीजिए भाई मैंने किस किस का जवाब सही दिया हूं। आप खुद मिलाते हुए चले भाई, इतना ज्यादा प्रश्न थोड़ी कि आपके दिमाग से उड़ जाएगा। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो 1865 सॉरी 15 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। जर्मनीकरण की संधि किनके बीच हुई? अब देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है जर्मनीकरण की संधि किनके बीच हुई? ऑप्शन नंबर 1 है जर्मनी ऑस्ट्रेलिया, या फिर जर्मनी फ्रांस, या जर्मनी हंगरी, या हंगरी पोलैंड। तो अब यहाँ पर देखिए एक चीज मैं आप लोगों से ये भी बता दूं कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को कर रहे होते हैं एमसीक्यू, खासतौर पर एमसीक्यू का, तो आप गलत ऑप्शन हटा दीजिए भाई। जैसे ये हंगरी पोलैंड वाला तो इसको पहले ही हटाइए, अरे कहाँ से ही हो गया? फ्रांस से कभी हुआ नहीं था, हंगरी से हुआ नहीं था, ये पूरा खत्म हो गया। तो बचा क्या है? बचा है जर्मनी ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया को मार के खत्म करके आगे बढ़ जाओगे। इटली का एकीकरण कब हुआ? बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, या 1871 ईस्वी में? कब हुआ था? तो आप इसमें क्या जवाब देंगे बताइए? कितने बच्चों को ये पता है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? क्योंकि ये सब्जेक्टिव में भी पूछता है, आपको लिखने के लिए भी देता है, इटली के एकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, इस टाइप से। अब बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर ये एमसीक्यू नहीं दिया तो कहीं ना कहीं उसमें दे देगा। अब ये आप जानेंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो आप लिख लेंगे, यदि जानेंगे तो ये लिख लेंगे। तो इटली का जो एकीकरण हुआ था मेरे प्यारे भाई, तो कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। आई बात समझ में? चलिए, रक्त और लौह की नीति का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ध्यान रहे, रक्त और लौह की नीति का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नेपोलियन को, हिटलर को, ऑटो वान बिस्मार्क को, या विलियम फर्स्ट को? ठीक है, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही होंगे। यहाँ पर बहुत सुंदर सा, रक्त और लौह की नीति का प्रवर्तक और माना जाता है, कभी भी अगर इस टाइप से पूछे एकदम जवाब मारिएगा कि रक्त और नीति के जो प्रवर्तक है भाई वो कौन है? ऑटो वान बिस्मार्क। कौन है? ऑटो वान बिस्मार्क। चलिए, और हमको जहां तक लग रहा है, हाँ ये अंतिम है, अंतिम प्रश्न है, इटली को एकत्रित करने के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो अब इटली को एकत्रित करने के लिए करने के एकीकरण में के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो पहला है जर्मनी, दूसरा है प्रसा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, और चौथा है रूस। इसका जवाब मालूम है? अरे भैया अभी अभी कहाँ गए जाओ, इटली के एकीकरण क्यों नहीं? हाँ, जर्मनी की संधि के बीच हुई। तो भाई जर्मनी में ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, तो भाई जब ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है तो काहे ना जब वो इसका सही से मार पा रहे भाई, तो यहाँ भी तो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब हो जाएंगे कि नहीं होंगे? बोलिए, मजा आया इस क्लास में? अरे भाई मजा आएगा, क्योंकि मजे तरीके से पढ़िए और एकदम मजेदार चीजों को समझते हुए चलिए, फिर कोई दिक्कत अगर ना हो। हाँ, यदि किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर मुझे एसएसटी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दिक्कत आ रही है, चाहे मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार कमेंट दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए कमेंट बॉक्स में पूर्ण रूप से खोल दिया हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर अगले वीडियो में आपको ना मिला तब कहिए कि हाँ सर आप नहीं बताएं। ठीक है,
तो ये सब चीजों को बिल्कुल ही दिक्कत मत ऐसा ना इसी करिए, क्योंकि अगर आपके विद्यालय में, आपके स्कूलों में, आपके संस्था कोचिंग आप कर रहे हैं तो कोचिंग तो कोई इसका करता नहीं है, लेकिन आपके स्कूलों में अगर ये सही ढंग से नहीं अगर हो रही हो तो आप यहाँ से, ये दरवाजा आपके लिए पूर्ण रूप से खुला है। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, आप बस कमेंट कीजिएगा, मैं उसका निवारण अगले वीडियो में जरूर करूंगा। ठीक है जी, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा हर चीज को। यदि पसंद आया तो मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा अधिक से अधिक शेयर और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हर पल हर समय हमारे साथ एक्टिव बन के अपनी तैयारी को करते रहें। ठीक है जी, तो फिलहाल के लिए यहीं पर अब हम इस क्लास को एंड करते हैं। कल फिर एक नई ऊर्जा के साथ आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत रहूंगा और आप लोग भी समय अनुसार अपनी क्लासेस को डेली अटेंड करिएगा और अपने एग्जाम में 70 में से 70 में 70 लाने का पूरा कोशिश करिए। अगर 70 में 70 नहीं तो 1 नंबर या 2 नंबर से कम होने है, यानी कि 68 से लेकर 69 तक का नंबर आपको लाना तो लाना ही है। ठीक है, मैं जो कंसेप्ट बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा, आपको वही आजमाना है, उसी के मतलब तरीके से आपको पढ़ना है और अच्छे से सब कुछ क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।